सुप्रभातम। आज का हमारा विषय है बंग महिला द्वारा रचित धुलाई वाली और चंद्रदेव से मेरी बातें, दोनों कहानियों को एक साथ रख दिया गया है। बंग महिला ये उनका छद्म नाम है। वास्तविक नाम इनका राजेंद्र बाला घोष था। उन्होंने बंग महिला नाम इसलिए रखा क्योंकि जिस समय की ये बंग महिला थी उस समय में स्त्रियों को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था। ये अपना नाम को छुपाकर साहित्य सृजन करती थी। ये मूल रूप से बंगाल की थी इनके पूर्वज आकर वाराणसी में बस गए थे। इस जो ये धुलाई वाली का अर्थ होता है पर्दे वाली, घूंघट वाली। इस कहानी के अंदर जो पात्र है नवल किशोर, वो पर्दे वाली का रोल अदा करता है। धुलाई वाली 1907 की कहानी है जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और ये एक चूहल मीन होता है मनोरंजन दायक। यह एक मनोरंजन दायक कहानी है। धुलाई वाली पर्दे वाली, घूंघट वाली, इस कहानी में स्वदेश आंदोलन और पर्दा प्रथा पर व्यंग्य किया गया है। धुलाई वाली एक अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याओं को उठाने वाली कहानी है। जो एक कहानी है इसमें 3 स्थान ध्यान रखने हैं। जैसे धुलाई वाली एक तो दसम घाट वाराणसी का है और ई है इलाहाबाद, और एक जैसे नवल किशोर है वो कलकत्ता के हैं। बंगाल की राजधानी क्या थी? पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है। 3 जगहों का जिक्र आएगा। एक तो बंग महिला कहाँ की थी? मूल रूप से बंगाल की थी। पश्चिम बंगाल कलकत्ता, और वाराणसी में ये आकर बस गए थे। इन 3 जगहों का जिक्र आएगा। दसम घाट वाराणसी की उनकी वंशीधर है जो उसकी पत्नी थी, और इनके मामा जी का लड़का नवल किशोर कलकत्ता से थे। नवल किशोर में जैसे किशोर है, किशोर कलकत्ता के थे। वंशीधर की पत्नी वाराणसी की थी, और जो ये हैं वंशीधर हैं वो इलाहाबाद के थे। अभी इसी स्थान में जैसे जैसे दसम घाट था वाराणसी में। वाराणसी की वंशीधर की बहू थी। ई से है इलाहाबाद, और इलाहाबाद के वंशीधर थे। दोनों की जगहों का नाम इसी के अंदर आया है। धुलाई वाली दसम घाट और इसे इलाहाबाद। जैसे धुलाई वाली कौन थी? ऊपर जो उसके मामा, अब पूरे का अर्थ है धुलाई वाली घूंघट वो पर्दा कर लेते हैं, वंशीधर को पहचान में नहीं आते। ये आगे कहानी स्टोरी में सब कुछ क्लियर होगा। बस आप जगह और इसमें पात्र इनको ध्यान रखना, तभी कहानी समझ आएगी। ई से इलाहाबाद, दसम घाट कहाँ पे है? वाराणसी में। वाराणसी की कौन है? वंशीधर की पत्नी है, और इलाहाबाद के वो स्वयं वंशीधर हैं। और एक इसमें आएंगे नवल किशोर कलकत्ता से हैं, और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। और चंद्रदेव से मेरी बातें वो 1904 की है, और ये 1907 की है। इनकी वैसे और भी कहानियां हैं। कुंभ में छोटी बहू 1906 में है। जैसे कुंभ में छोटी बहू 6 से छोटी, वो 6 की है। एक इनकी 8 की है, और एक इनकी 9 की है। 9 में है दालिया, और 8 की है भाई और बहन। इनकी रचनाएं आगे लिखी हुई हैं। धुलाई वाली एक अत्यंत छोटी किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याओं को उठाने वाली कहानी है। गंभीर समस्या कौन सी है? पर्दा प्रथा। उस समय पर्दा प्रथा थी। पर्दे के कारण लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते थे। और एक इसमें भली महिला का प्रसंग आएगा। वो भली महिला नवल किशोर की पत्नी है। और एक सीता आएगी, सीता जानकी, ये वंशीधर से संबंधित हैं। जानकी और सीता
उसकी वंशीधर की पत्नी जानकी है और सीता साली है वंशीधर की। और नवल किशोर मामा जी के लड़के हैं वंशीधर के। उसकी पत्नी का नाम तो आया नहीं इसके अंदर। उसका भली भली औरत उसका प्रसंग आएगा, वो नवल किशोर से संबंधित है। यह कहानी आकार में भले ही छोटी है, परंतु इसके भीतर छिपे सामाजिक संकेत, व्यंग्य और यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका अपने समय की सामाजिक कुरीतियां, विशेष रूप से पर्दा प्रथा, मध्य वर्गीय जीवन, स्त्री की स्थिति और सामाजिक व्यवहार की विसंगतियों को अत्यंत रोचक ढंग से दिखाया है। बंग महिला की जो कहानी है, ढुलाई वाली, पर्दे वाली, पर्दा प्रथा और स्त्री की स्थिति को दर्शाया है। इसलिए इस कहानी को समझना, उसका विश्लेषण करना और उससे संबंधित प्रश्नों पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम लेखिका बंग महिला के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करना होगा। इस कहानी के अंदर 5 साथी पात्र हैं। एक वंशीधर है, नवल किशोर है, जानकी, सीता और एक बुढ़िया और एक स्टेशन मास्टर, इनका ही जिक्र आएगा। बस ये इसके प्रमुख पात्र हैं। ढुलाई ई से इलाहाबाद, इलाहाबाद के इससे रिलेट करके सारे वंशीधर से संबंधित पात्र कैसे याद करने हैं। जैसे इलाहाबाद के तो वंशीधर स्वयं है, ये मुख्य पात्र हैं। नवल किशोर, किशोर कलकत्ता से है। कैसे किशोर, कैसे कलकत्ता। नवल किशोर, किशोर कलकत्ता के हैं। इलाहाबाद के वंशीधर हैं। और उनकी जो वधु है, पत्नी है, वो कहाँ, वो है वाराणसी की है। और जो ये नवल किशोर है, ये एक मामा का लड़का है। मामा का लड़का है, यानी कि इसमें मामा का लड़का रिश्ते रिश्ते में क्या है, वो मामा का लड़का, तो इसमें क्या रिश्तों की आत्मीयता को दर्शाया गया है। जानकी देवी वंशीधर की पत्नी है। सीता जानकी देवी की छोटी बहन है, यानी कि वंशीधर की से सीता से साली, ये तो साली है। ये जानकी जानकी पत्नी है। और भले घर की स्त्री कौन है, ये नवल किशोर की पत्नी है। ये इसको ट्रेन में ट्रेन में छोड़ के चले जाते हैं नवल किशोर। वास्तव में नवल किशोर की पत्नी है। बुढ़िया एक सहायक पात्र है। बस यही पात्र है इसके अंदर। कहानी का कथानक विस्तार से। कहानी की शुरुआत वंशीधर से होती है। वंशीधर कहाँ गए हुए हैं? वंशीधर वाराणसी गए हुए हैं। क्यों गए हैं? क्योंकि उनकी पत्नी वो ससुराल गई हुई है। ससुराल कहाँ है? वंशीधर की ससुराल, वैसे वंशीधर वैसे वाराणसी। ससुराल कहाँ पे है? वाराणसी में, ऐसे ससुराल, वाराणसी में ससुराल है। और इलाहाबाद के स्वयं वंशीधर हैं। वो वाराणसी में अपनी पत्नी को लेने के लिए दसम घाट गए गए हुए हैं। एक दसम घाट आएगा। और उनको मकान कहाँ पे है? संकरी सी गली में है। और सीता सीता कहकर पुकारते हैं। सीता सीता कौन है? सीता वंशीधर की साले है। इसे इससे पता चलता है कि उस समय अपनी पत्नी का नाम नहीं लिया जाता था। वे अपनी पत्नी जानकी देवी को तुरंत विदा करने की बात कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें सूचना मिल जाती है कि उनके मित्र नवल किशोर, मित्र भी है, वो मामा जी के लड़के भी हैं, वो कलकत्ता से आ रहे हैं। वो उनसे मिलने के इच्छुक हैं। वंशीधर अपनी पत्नी को लेकर स्टेशन पहुंचते हैं। वे स्वयं एक डिब्बे में बैठते हैं और पत्नी को एक दूसरे डिब्बे में बिठा देते हैं। यात्रा के दौरान, वो जो जब यात्रा के दौरान, यात्रा के समय क्या होता है, नवल किशोर की प्रतीक्षा करते हैं। नवल किशोर की प्रतीक्षा करते हैं मिर्जापुर पर। मिर्जापुर स्टेशन पर मिठाई और पूरी पूड़ियाँ
मिठाई और पूरियाँ खाते हैं। कहाँ पे? मिर्जापुर स्टेशन पर पूरियाँ खाते हैं। अब फिर क्या है, एक भले घर की स्त्री का प्रसंग आता है जिसके पति अचानक लापता हो जाता है। ये पति अचानक लापता, पति कौन है? इसके नवल किशोर हैं। ये क्या मजाक मजाक कर रहे हैं, हास्य व्यंग्य की कहानी है। जो ये है नवल किशोर भले घर की स्त्री, ये कौन है? वो नवल किशोर की पत्नी है। और नवल किशोर उसको वहां पे बिठा के अचानक लापता हो जाते हैं। फिर ये क्या करती है, बोले जो ये स्त्री है ये रोती है, चिल्लाती है। इसे दो चार औरतें सांत्वना देती है, सांत्वना देगी। वंशीधर उस पत वंशीधर है उस स्त्री को, जो उसको वो घूंघट किए हुए है, वंशीधर उसको पहचान नहीं पाते कि ये उसके मामा के लड़के की पत्नी है। वो क्योंकि उसने पर्दा किया हुआ है। वंशीधर उस स्त्री कौन? वो जो नवल किशोर की पत्नी है। नवल किशोर उसको ट्रेन में बिठा के खुद वहां से लापता हो जाता है और वो रोने लगती है। अपनी पत्नी को एक बुढ़िया के पास छोड़कर स्टेशन मास्टर के पास जानकारी लेने जाते हैं। जब वे लौटते हैं तो देखते हैं कि ढुलाई वाली वहीं पे, वो ये ढुलाई वाली वो नवल किशोर है, जिसने क्या कर चादर ओढ़ रखी है, घूंघट करके पर्दा कर लिया। इस पर्दे के माध्यम से दिखा रखा है कि वो भी नहीं उसको पहचान पाते। कौन? वंशीधर उसके वंशीधर के मामा का लड़का था, चादर ओढ़ रखी थी, वो भी नहीं उसको पहचान पाता। फिर क्या होता है, वो उस पे जो पर्दा में है वो उस पे शक करने लगता है कि यह स्त्री उनकी पत्नी और इस बद्र महिला को लेकर चली गई है। वे उस पर आरोप लगाने लगते हैं। तभी वह ढुलाई वाली अपना चेहरा खोलती है और पता चलता है कि वास्तव में नवल किशोर है जो मजाक कर रहा था। यह जानकर वंशीधर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी के अंदर एक तो ये है व्यंग्यात्मक शैली है। यह कहानी मुख्यतः व्यंग्य पर आधारित है और हास्यप्रद कहानी है। पर्दा प्रथा के कारण लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सामाजिक रूढ़ियों, मध्यम वर्ग की मानसिकता पर तीखा व्यंग्य किया है। भाई मानसिकता उनकी, अगर पर्दा नहीं करते तो उस टाइम पर क्या था, और उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है। क्या उस समय की समकालीन परिस्थितियां समाज में क्या थी, पर्दा प्रथा थी, यानी वास्तविकता का चित्रण किया गया है। रेल यात्रा, स्टेशन का वातावरण, लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनका लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं की, वो रोने लगी, औरतें उसको शांत करने लगी। फिर स्टेशन का वातावरण कैसा था, रेल यात्रा कैसी थी, इसका सब क्या है, वास्तविक चित्रण दिखाया गया है। हास्य और मनोरंजन, हास्य क्या हुआ, हास्य हास्य मजाक ही कर रहा था उसने भी। घूंघट में बंशीधर पहचान नहीं पाया और उसकी पत्नी ने भी घूंघट निकाल रखा था, उसको भी वो पहचान नहीं पाया। यानी कि उनके खुद के रिश्ते ही, वो मामा का लड़का था और वो मामा के लड़के की पत्नी थी। वो स्टेशन पर उनका इंतजार करते, उस पर्दे के कारण एक दूसरे के लोग पहचान ही नहीं पाते थे। पर्दा प्रथा पर व्यंग्य किया गया है। सामाजिक संदेश, कहानी पर्दा प्रथा की विसंगतियों को उजागर करती है। यह दिखाते हैं कि यह प्रथा कितनी हास्यास्पद और अव्यवहारिक है। पर्दा प्रथा पर व्यंग्य किया गया है। मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण है कि उसमें उनकी मध्यम वर्ग की मानसिकता दिखाई गई है कि जब औरतें पर्दा नहीं करती थी और उनको देखना भी गुनाह, पर्दे में आंखें खोल के देखना भी गुनाह समझा जाता था। और एक है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जिक्र है क्योंकि ये कहानी 1907 की है। 1906 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल में, तो उसको भी दिखाया, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था। और उसने वंशीधर ने विदेशी कपड़े पहन रखे थे, उसने सोचा कि तूने विदेशी कपड़े पहन के इसके मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। ये भी चित्रण किया गया है। और इसमें जो ढुलाई वाली है उसके बारे में आलोचक कौन कौन है, एक तो द्विवेदी है और एक गोपाल राय है। इन दोनों के मंतव्य याद रखने। द्विवेदी ने तो
दुलाई वाली को पहली कहानी माना है। और इसकी जो चंद्रदेव की 1904 की कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये 1904 की कहानी को भवदेव पांडे ने पहली कहानी माना है। उन्होंने इसे मध्यम वर्गीय जीवन और आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली रोचक कहानी बताया है। हास्य विनोद के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का विस्तृत कथानक। चंद्रदेव, अब इस जैसे कहानी का नाम है ना, पहले उसी वर्ड के अंदर ध्यान दो, उसी के अंदर सारे आंसर छिपे हुए। जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 की रचना है, और फिर ये किस पर है? चंद्रदेव से इस चंद्रमा को ही इसने प्रतीक रूप में संबोधन किया है, जैसे चंद्रमा जैसे चार। और चंद्रमा चंद्रमा की इसको अपनी संबोधन शैली का संबोधन शैली में चंद्रमा को ही संबोधन किया है। और जैसे किस चंद्रदेव से मेरी बातें किस विषय पर हुई? पत्राचार के द्वारा। ये पत्रात्मक शैली में बातें किसके द्वारा हुई? पत्र के द्वारा होती हैं, तो वो ये पत्राचार शैली में है। और किस पर बातें हुई? बातें किस पर हुई? जैसे विज्ञान पर। और जैसे चंद्रदेव चिकित्सा पर बातें हुई, विज्ञान पर बातें हुई कि चिकित्सा में सुधार तो हो रहे हैं, परंतु साथ में क्या हो रहा था? विरोधाभास दिखाया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में विकास भी हो रहा और उसके लोगों की मृत्यु भी हो रही है। विज्ञान के बारे में बातें होती है और उस पर कहाँ के थे ये? बंग महिला कलकत्ता की थी। कलकत्ता में किसका शासन था उस टाइम? कर्जन का शासन था। कर्जन के शासन की नीतियों पर कटाक्ष किया गया है, पक्षपात को कटाक्ष किया गया है, जातिगत भेदभाव दिखाया गया है। और वो सारी बातें चंद्रमा के माध्यम से अब व्यक्त की है। चंद्रमा को अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से पात्र नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से पात्र कौन से है? एक तो स्वयं लेखिका है, और चंद्रमा को एक प्रतीक के रूप में लिया है, वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। दो पात्र है इसके अंदर। चंद्रदेव से एक तो स्वयं कहानी है और एक चंद्रदेव है। ये दोनों की दोनों, दुलाई वाली भी और ये चंद्रदेव से मेरी बातें, दोनों ही कहानियां सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली व्यंग्यात्मक शैली में है और ये पत्र लिखा, पत्र के द्वारा बातें हुई। ये पत्र शैली में है, वो क्या कौन सी है? व्यंग्यात्मक शैली है। अब इसकी जैसे रचनाएं होगी इनको क्रम में, जैसे चंद्रदेव जैसे चार, ये कौन सी शैली में है? पत्र शैली में है। धुलाई वाली, धुलाई वाली को साथ में लेके आना। वैसे जब क्रम में लगाना है तो पहले ये आएगी, फिर छोटी बहू आएगी, 6 से छोटी 6, 4 6 फिर 7, 4 धुलाई वाली को साथ में लाना, साथ में लाना। ये अत्यंत प्रसिद्ध कहानी है, पर्दा प्रथा। उनमें छोटी बहू 6 से छोटी, छोटी बहू 6 पे है। भाई बहन, भाई बहन इसको जैसे ई आया इसमें 8 पर है, 8 में है। दलिया, दलिया है, दलिया, दलिया है, दलिया ये है वो, दलिया, दलिया नहीं खाना 9 में है। और इनकी जो है परीक्षा है, हृदय की परीक्षा, परीक्षा पैसे, परीक्षा पैसे 15, परीक्षा 1915। छोटी बहू 6 में है, चंद्रदेव 4 में है, छोटी बहू 6 में है। दुलाई वाली को साथ में लाना, भाई बहन ई 8 में है, दलिया वाला ने दलिया नहीं खाना, और परीक्षा 15। सारा ये क्रम में इसकी दुलाई वाली की कहानी। और एक इनका कुसुम संग्रह, कुसुम संग्रह कैसे कुसुम और कैसे काशी नागरी प्रचारणी 1911 में है। संग्रह का जो कुसुम संग्रह, संग्रह में गया में आया कुसुम संग्रह, इसको इनका कहानी संग्रह है जो 1911 में नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था। बंग महिला का जीवन परिचय।
बंग महिला मूल रूप से बंगाल की थी और जो इनके पूर्वज थे बंग महिला के पूर्वज बंगाल से आकर वाराणसी में आकर बस गए थे। इनका जन्म भी इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब जैसे बंग महिला 82 में जन्म हुआ था, वाराणसी में रहती थी और मिर्जापुर में इनकी मौत हुई थी। इन्हीं स्थानों का इनकी इसकी कहानियों में जिक्र है। बंगाल, पश्चिम बंगाल, बंगाल, कलकत्ता, कलकत्ता और वाराणसी। वाराणसी में इन आकर बसी थी और मिर्जापुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो मिर्जापुर में और इनके बचपन के नाम थे बंग महिला राजेंद्र, राजेंद्र रानी, और इसने जो कहानी कहानी लिखी थी चारूबाला, वो चंद्रदेव से मेरी बातें, उससे चारूबाला, जिसका नाम चारूबाला, उसने कौन सी कहानी लिखी थी? चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला की कहानी है, उसके साथ ये। और राजेंद्र बाला भी उसका नाम था, राजेंद्र बाला। राजेंद्र बाला से रानी, या तो राजेंद्र बाला का नाम क्या था? राजेंद्र बाला या बंग महिला का नाम रानी, और चंद्रदेव से मेरी बातें बंग महिला ने लिखी थी, उससे संबंधित करके चारूबाला। ये इसके बचपन के नाम थे। और इनका एक बंग महिला इनका छद्म नाम था, इस नाम से वो साहित्य सृजन किया था। बंग महिला, ये तो बचपन के नाम थे, और जो इन्हें लेखन किया था वो बंग महिला के नाम से किया था। और लेखन उन्होंने चंद्रदेव से मेरी बातें उसकी पहली कहानी थी, 4 में लेखन शुरू किया था और 17 तक इन्होंने लेखन कार्य किया था। पति की अचानक मृत्यु के कारण और 2 बच्चों की मृत्यु के कारण इन्होंने लेखन कार्य बंद कर दिया था। और बंग महिला 82 में जन्म हुआ था, वाराणसी, 82 और वाराणसी इनमें इसका जन्म हुआ था। वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यद्यपि यह बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। राजेंद्र बाला का नाम एक तो रानी था, पिता का नाम राम प्रसन्न घोष, राजेंद्र बाला घोष, घोष घोष पीछे लगा हुआ, ये तो पहचान है ही है। राजेंद्र बाला उसका नाम था, वास्तविक नाम था। और बचपन के नाम थे रानी और चारूबाला। और राजेंद्र बाला, रानी खुद का नाम था राजेंद्र, राजे राम प्रसन्न घोष इसके पिता का नाम था, नीरजवासिनी माता का नाम था। राजेंद्र बाला पहला नाम जैसे रै है, रै में रै से रानी, रानी इसका खुद का नाम था। फिर राम प्रसाद, राम राम प्रसन्न घोष, राम प्रसन्न घोष पिता का नाम था। फिर अगला वर्ड है राजेंद्र न है, फिर इसका नीरज माँ का नाम नीरज वासनी घोष था। इन तीनों को अपने उसके नाम के साथ ही रिलेट करके याद रखो। इनकी माता क्या थी? शिक्षित थी, और अपनी माता के शिक्षित होने के कारण ये शिक्षा ग्रहण कर पाई थी। समाज में क्या था? प्रथा प्रथा प्रचलित थी, औरतों को घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। ऐसे समय में एक स्त्री को शिक्षित होना और साहित्य सृजन करना अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो लेखिका के टाइम का समय था वो पर्दा प्रथा का था और स्त्रियों को बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी। उस समय में भी उसने क्या किया? साहित्य सृजन किया। उनका साहित्य सृजन करना एक महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य है। और जो है इनका चंद्रदेव इनके पति का नाम था, पूर्ण चंद्रदेव। विवाह के बाद उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा, परंतु ऐसा माना जाता है कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने लेखन कार्य बंद कर दिया था। मिर्जापुर में 1949 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु थी। मिर्जापुर और मैं से मृत्यु, मिर्जापुर में मृत्यु हुई थी। और बंग से वाराणसी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और मिर्जापुर में मृत्यु हुई थी 1949 में। अब जैसे
इस कहानी के अंदर जो जो मेन मेन बातें हैं वो यहाँ पे मुख्य बिंदु के रूप में नोट कर दी गई हैं। रंग भेद की चंद्रदेव जैसे चाल पत्रिका दोनों की दोनों कहानियों की सरस्वती पत्रिका थी। रंग भेद की नीति है कि उस पर रंग के आधार पर नौकरियां मिलती थी, गोरों को ऊंचे पदों पर रखा जाता था और जैसे भारतीय का रंग काला था उनको निम्न पदों पर रखा जाता था। ये पक्षपात किया जाता था। बिजली बिजली उस टाइम क्या हुआ था, बांध बना के खंबे गाड़ दिए गए थे गंगा में। इससे क्या उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी भारतीयों की। बिजली के कारण खंबे किसमें गंगा में गाड़ दिए गए हैं, बांध बना दिए गए हैं, बिजली पैदा की जा रही है। इससे क्या है, भारतीयों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं कौन, अंग्रेज। और विज्ञान ने इतनी उन्नति कर लिया कि मशीनें आ गई है, मशीनों के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। कानून पर व्यंग्य किया है। कर्जन कर्जन के प्रशासन की नीतियों का कि उसके कर्जन के प्रशासन में बड़े बड़े पद गोरे अंग्रेजों को दिए जा रहे हैं और निम्न पद पर भारतीयों को रखा जाता है और उन्हें नीच समझा जाता है। बेरोजगारी बढ़ गई है, मशीनीकरण के कारण 100 आदमियों का काम एक अकेली मशीन कर लेती है, जिससे कि बेरोजगारी बढ़ गई है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक समस्याओं का वर्णन किया। धार्मिक में क्या दिया है, बिजलियां खंबे गाड़ दिए, गंगा में खंबे गाड़े। गंगा भारतीयों की पवित्र नदी है, इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। पक्षपात जैसे रंग भेद की नीति, रंग भेद के कारण गोरे को तो ऊंचे पदों पर रखा जाता है और काले भारतीयों को निम्न पदों पर, ये इसमें रंग भेद पक्षपात है। बिजली के पर्यायवाची, अब हमारे क्वेश्चन है बिजली के पर्यायवाची कौन से हमें ये आए हैं, दामिनी, निशानाथ, नीरदवासिनी, विषव मोहिनी और सौदामनी। ये बिजली के पर्यायवाची आए हैं। और देवताओं के वाहन के चंद्रदेव को संबोधित करते हुए कहती है, बंग महिला ने चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहा कि हे चंद्रदेव, आपके तो क्या जितने वाहन हैं उतने ही सबके अलग अलग वाहन हैं, जितने देवता हैं उतने वाहन हैं। गज, हंस, बैल और चूहा सबके अलग अलग हैं, पर इनमें हमारी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और चंडाल, इनके वाहन बस ये दो ही हैं, चपला और अग्निदेव। और आपके तो वाहन है ना, जो ये है सबके अलग अलग। हमारे यहाँ तो चपला में इसके जो कहानी के हिसाब से चप्पल और अग्निदेव है। भंग महिला ने कहानी लेखन के लिए जमीन तैयार की थी। जमीन का मतलब कि उसका बेस तैयार किया था और उस बेस पर ही मुंशी प्रेमचंद ने आगे चलकर कहानी परंपरा को आगे बढ़ाया था। भंग महिला, तभी वो मुंशी प्रेमचंद और इस तैयार की हुई जमीन पर खड़े हो पाए थे। इसमें दो ही मुख्य पात्र हैं, भंग महिला और चंद्रदेव। और एक उसमें आपने बताया, भंग महिला मूल रूप से कहाँ की थी, बंगाल की थी। और कलकत्ता है, कलकत्ता में शासन किसका था, कैसे कर्जन कर्जन का शासन था। कठपुतली भी कहा है, किसको कहा है, उसको शिक्षित वर्ग को, और भारतीयों को कठपुतली कहा है कि वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतलियां बन गए हैं। उसने चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को भवदेव पांडे ने हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। चंद्र मेरी बातें कहानी को भवदेव पांडे को जोड़ना है और उससे धुलाई वाली से द्विवेदी को जोड़ना है। और जो कलकत्ता है उसकी तुलना कहा है कि अमरावती और नंदनवन से। नंदनवन या अमरावती किसके हैं, अमरावती देवताओं के स्थान है। इससे कहा भी आप ये चंद्रदेव, आप भारत में आना और भारत की सुंदरता को देख कर जाना कि वो आपके जो कलकत्ता की जो आप हमारे कलकत्ते के सामने तो आपकी अमरावती और नंदनवन भी फिक्के हैं। ये जो पात्र आए हैं, मेन पात्र तो इसमें दो ही हैं, स्वयं लेखिका और चंद्रमा को प्रतीक रूप में लिया है, उसको संबोधन किया है। प्रत्यक्ष रूप से तो है नहीं चंद्रमा,
सिर्फ क्या है, उसको अप्रत्यक्ष रूप से पात्र में है। और जो ये अंग्रेज, सरकारी कर्मचारी, भारतीय शासक, आम जनता, ये इसके सांकेतिक पात्र हैं। और गंगा के पर्यायवाची आए हैं हरिपद, उद्भव, त्रिलोक, पावनी व सुरसरी। ये गंगा का पर्यायवाची आया है कहानी के अंदर ही। ये कहा है कि हरिपद, उद्भव, हरि के चरणों से उत्पन्न होने वाली गंगा के हृदय में खंबे गाड़ दिए गए हैं। गंगा के अंदर क्या है, क्या गाड़ दिए गए, खंबे गाड़ दिए हैं, जिससे क्या हुआ, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। अमरावती नंदन कानन भी को कलकत्ता के आगे तो निरी फीकी फक्की नहीं है, फिक्की आए गए, निरी फिक्की पड़ती है। कोलकाता को देखकर देवराज सुरेंद्र कहेंगे, देवराज सुरेंद्र ये हैं, ये कहेंगे कि हमारी अमरावती और नंदनवन तो इस कलकत्ता के सामने फिक्के हैं। फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम में फोर्ट का जो फौजी सामान रखा है उसको कौन देखेंगे, सेनापति, देवताओं का सेनापति कौन है, कुबेर। कार्तिकेय बाबू के पसीने छूट जाएंगे। ये कार्तिकेय बाबू से किसकी तुलना की गई है, अंग्रेज। फोर्ट विलियम के फौजी सामान, फोर्ट विलियम अंग्रेजों से कार्तिकेय बाबू की सेनापति के रूप में चर्चा की गई है। कोलकाता की मिंट और टकसाल, कोलकाता में जो मिंट और टकसाल है उसको देखकर कौन, चंद्रमा की बहन कौन है, कमला, लक्ष्मी और कुबेर। टकसाल को देखकर कौन हैरान होंगे, टकसाल, मिंट या टकसाल, कमला और कुबेर कोलकाता की मिंट को देखकर हैरान हो जाएंगे। और एक चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है, कलक। अब इसमें मान लिया कर्म में लगाने आए तो ऐसी का ऐसा ही कर्म दे रखा है। कलंक की काली माँ, कलंकी, कलंक की काली माँ, पहली लाइन पहला वर्ड, फिर दूसरे नंबर पर ये है, फिर शशांक, शशधर, ये 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, यही कर्म है। शशांक, शशधर, संसलांच, सिंधु तनया, सिंधु, सिंधु का पुत्र कौन है, सिंधु तनया कौन है, कमला, और सिंधु तनया, सिंधु पुत्र चंद्रमा। मुंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया का भी जिक्र होता है। विक्टोरिया का क्या किया, प्रतिमा जो विक्टोरिया की मूर्ति है उसमें से काला दाग छूट गया कि हे चंद्रमा देव, ये अंग्रेज है या विक्टोरिया अंग्रेज है, इसका क्या है, इसकी तुलना का कि हे चंद्रमा देव, आप इसका किस गज्जर महास्य ने इनका क्या है, इसका मुंह की कालिमा धो दी है, तो आप भी आओ, आपके मुख की कालिमा को करजन धो देंगे। इसके टाइम में कौन थे, विक्टोरिया के टाइम में गज्जर महाशय थे, प्रोफेसर गज्जर महाशय थे, और आप भी आओ कि आपकी काली माँ को करजन धो देंगे। क्योंकि जिस टाइम कहानी लिख रही है उस टाइम करजन का शासन है। जो गज्जर महाशय है वो किसके टाइम में, विक्टोरिया महारानी के समय की बात है। उसने अंग्रेज महारानी थी ये, तो अब कौन से, अब राजा का टाइम, कौन से वायसराय का टाइम था, करजन का। आपके मुख की काली माँ को करजन धो देंगे। ग्रहण, चंद्रमा और चंद्रमा का स्वामी है सूर्य, पर भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप पर ग्रहण लगता है। यह बात आपको पता नहीं, इसके माध्यम से किस पे अंधविश्वास, कि पहले क्या था, ये मान्यता था कि राहु चंद्रमा को निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है, पर आज तो ये मान्यता बदल चुकी है, ये आपको पता नहीं है, यानी कि आप अब भी अंधविश्वासों में जकड़े हुए हो। आप उन्हीं अंधविश्वासों को मान रहे हो जो आधुनिक समय है, विज्ञान का समय है, आपको पता नहीं है, आप इस समय भी अंधविश्वासों में जकड़े हुए। तो इस पे, इसके माध्यम से अंधविश्वासों पर व्यंग्य किया गया है।
अब भारत में न तो आपका न आपके स्वामी भास्कर महाशय के वंशजों का साम्राज्य रहा है, न भारत की सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूत मूर्ति, न भारत जो भारत है, भारत को क्या कहा जाता है, सोने की चिड़िया, वो अब क्या है, वो नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि भारत भूमि का दोहन किया जा रहा है, यहाँ से कच्चा माल अ, विदेशों में भेज रहे हैं और वहां से तैयार माल इंडिया में भेज रहे हैं, जिससे भारत की क्या है, आर्थिक दशा बहुत ही खराब हो गई है। आर्थिक व्यवस्था पे व्यंग्य किया है इसके माध्यम से, भूमि के माध्यम से, कि जो कृषि है हमारी आर्थिक व्यवस्था का आधार कृषि है, उस कृषि का क्या किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है कि यहाँ से कच्चा माल विदेशों में भेज रहे हैं और विदेशों का तैयार माल यहाँ पर बेच रहे हैं, जिससे भारत की स्थिति आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो गया है। और वहाँ का भारत क्या बन गया है, एक बाजार मंडी बन गया है। अब ये जैसे डीटीपी का मतलब है, जैसे कहानी के अंदर आया कि डिपार्टमेंट, ट्रांसफर और ये पोस्ट, ऐसे ही है, पहले डिपार्टमेंट आएगा, फिर ट्रांसफर आएगा, और जो लास्ट 6-7 वर्ड है ये, बस थोड़ा सा न्यू है कि इसके बाद ये है, इसके सबसे लास्ट में ये पॉइंट है, जिसका क्रम है डीटीपी, डिपार्टमेंट, ट्रांसफर, पोस्ट। डिपार्टमेंट से शुरू होकर पोस्ट तक इनका क्रम है, ये लास्ट में है, सबसे बीच में आएंगे बाकी सारे वर्ड। क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं चंद्रदेव। देवता अपनी जाति के, अब इसके माध्यम से कि जब आपके देवता ही पक्षपात करते हैं, तो मनुष्य है कर्जन, तो ये भी मनुष्य जाति में पक्षपात कर रहे हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब आपके समय में भी देवता लोग आपस में आपको अमृत देकर अमर कर दिया, अब कर्जन क्या कर रहा है कि अपने मनुष्यों को नौकरी दे रहा है और भारतीयों को नीच समझ रहा है और उनको नौकरियां नहीं दे रहा। तो जब आपके समय में पक्षपात होता था, तो इस समय में भी पक्ष से, तो कोई आश्चर्य की हैरानी की बात तो है ही नहीं। भारत में एक एप्लीकेशन कर्जुन को भेजो। चंद्रदेव, आप अधम भारतवासियों की तरह कृष्ण अंग नहीं है, काले अंग, तुम्हें नौकरी देने पर गोरंगी जाति को कुपित नहीं होगे, यानी कि बेरोजगारी होगी, तो आपको तो आप का रंग गोरा है, आप आओ यहाँ पर, आपको तो नौकरी मिल जाएगी। भारतीय तो काले रंग के हैं, नौकरियां सीमित में है, सीमित मात्रा में है, वो भारतीयों को नौकरी नहीं मिल रही, और आप यहाँ आओ, आपका रंग तो गोरा है। रंग भेद की नीति है, गोरा रंग रंग आ गया, गोरा रंग और काला रंग, ये रंग भेद की नीति पर कटाक्ष किया गया है कि वे रंग के आधार पर नौकरियां दे रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर गोरे गोरे रंग वालों को बड़ी पोस्टें दे रहे हैं, और भारतीयों को निम्न समझकर उन्हें नीच पदों पर, निम्न पदों पर रखा जा रहा है। अब चंद्रमा के विशेषण है, ये कर्म है, ये इनका सुयोग्य है, कार्य में कुशल है, कार्य दक्ष है, दो पर दक्ष है, सुयोग्य है, दक्ष, कार्य दक्ष दो पर है, परिश्रमी बहुदर्शी ये तीन पर है, बहुदर्शी, कार्य कुशल। लास्ट वाला इसका है कि सरल स्वभाव के महात्मा हो, चंद्रमा को क्या कहा है, सरल स्वभाव के महात्मा हो, ऐसे इनका ये कर्म है। जब लॉर्ड कर्जन भारत के भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब हे चंद्रदेव, आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो मिशन में तो भर्ती कर लेंगे। कमीशन और मिशन दोनों प्रिय, किसको, अंग्रेजों को। उनकी नीतियां क्या है, कमीशन और मिशन। साहित्य का योगदान और विशेषताएं। बंग महिला हिंदी नवजागरण काल की प्रथम छापामार लेखिका। छापामार क्या होता है, जो छिपकर शत्रु पर वार करे, क्योंकि ये छिपकर ही साहित्य सर्जन कर रही थी उस समय में, और ये इसका छिपकर ही कर रही थी। और छदम, छदम नाम भी उनका छिपा हुआ नाम था, दिखावटी नाम था बंग महिला, वास्तविक नाम तो इनका राजेंद्र बाला घोष था।
इसी प्रकार बंग महिला ने भी अपने छद्म नाम के माध्यम से समाज की कुरीतियां, विशेषकर पुरुष प्रधान समाज की विसंगतियों पर तीखा प्रहार किया। क्योंकि उसमें क्या, औरतों को तो कोई अहमियत दी नहीं जाती थी उस टाइम में। पुरुष की प्रधानता थी, पुरुष क्या थे, और औरतों पर अत्याचार हो रहे थे, शिक्षा तक ग्रहण करने का उन्हें अधिकार नहीं था। तब भी क्या कर रही थी वो, साहित्य सृजन कर रही थी, और फिर अपने नाम को छिपाकर उन्होंने अपना दिखावटी नाम रखा ताकि पता न चले। इस कहानी का रूप एक पत्र के रूप में है, जिसमें लेखिका चंद्रदेव को संबोधित करते हुए अपने समय की परिस्थितियों अपने समय की परिस्थितियां बता रही है कि उस समय में कैसी परिस्थितियां थी, अंग्रेजों की क्या नीतियां थी। वह यथार्थ का वर्णन किया गया है इस कहानी के अंदर। जो उस समय की शासन व्यवस्था थी, प्रशासन था, आम आदमी का जीवन कैसा था, वो आम आदमी, औरतों का जीवन कैसा था, पुरुष प्रधान समाज था, औरतों की स्थिति दयनीय थी। और जो आर्थिक भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे अंग्रेज, यहाँ से कृषि का सामान, कच्चा माल वहां पर भेज रहे थे, कपड़े वहां के तैयार कपड़े यहाँ पर भेज रहे थे, जिससे भारत पर क्या था, आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। यहाँ जिस सामान को वो कम दाम पर ले जाकर उसी को कई गुना दाम बढ़ाकर बेच रहे थे, तो इससे अंग्रेजों को फायदा हो रहा था, भारतीयों का नुकसान हो रहा था, यानी कि भारतीयों का आर्थिक शोषण भी हो रहा था। इस कहानी में यही भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समाज की समस्याओं को भी दिखाया है। समाज की समस्याएं थी, और आर्थिक शोषण हो रहा था, ये सब बातें इस कहानी के अंदर दिखाई गई है। चंद्रमा के तो एक प्रतीक के रूप में लिया उन्होंने, उसके माध्यम से भारत की कैसी दयनीय, कैसी दुर्दशा थी, वो दशा दिखाई गई है इसके अंदर। अंग्रेजी शासन और शोषण का चित्रण। अंग्रेज शोषण कर रहे थे किसका, भारतीयों का। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पर तो कर लगाए जा रहे थे, और उनके संसाधन कृषि वगैरह का वो उनका दोहन कर रहे थे। अपनी मनमार्जी मन अपने अंग्रेजी शासन की नीतियां भारतीयों पर थोपी जा रही थी। कच्चा माल विदेशों में भेजा जा रहा था, बाजार, भारत एक बाजार मंडी बनकर रह गया था। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हो रहा था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, मजदूरों का रोजगार छीना जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी, आर्थिक असमानता पैदा हो रही थी। आम जनता का जीवन कैसा है, आम जनता का जीवन गरीबी और अभाव में, आम जनता का जीवन अभाव में बीत रहा था। और कुछ लोग इस आधुनिकता का, पूंजीपति लोग थे जो इसका आधुनिकता का फायदा उठा रहे थे। आम जनता तो बेरोजगार हो रही थी, अभाव में उनका जीवन बीत रहा था, आर्थिक असमानताएं पैदा हो गई थी। बेरोजगारी और आर्थिक संकट, पढ़े लिखे लोग क्या थे, भटक रहे थे, नौकरियां नहीं थी, पक्षपात हो रहा था, अंग्रेजों को नौकरियां दी जा रही थी, वो जातिगत पक्षपात भी दिखाया गया, वही गोरे और काले का भेद। फिर क्या है, ट्रांसफर की नीति, वो तबादले, उसका वहाँ जो उनके हिसाब से काम नहीं करता था, तबादले हो रहे थे, जिसके कारण जो कर्मचारी था वो न तो अपने परिवार को स्थायी जीवन, टिकाऊ जीवन वो दे रहा था, ना ही वो कर्मचारी एक जगह बैठकर ठीक से कार्य कर पा रहे थे। इनकी ट्रांसफर नीति, ये नीति, जनता और कर्मचारी दोनों परेशान थे इससे, क्योंकि जनता के काम नहीं हो रहे थे, और कर्मचारियों को भी अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे। ये जो भारतीय शासकों हैं वो उनकी अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे। भारतीय शासक क्या थे, वो जो शासक थे वो अपने कर्तव्यों को भूल गए थे, और उनके जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी मानसिकता वो कहे, दोनों शासक और उच्च वर्ग के लोग दोनों अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। कठपुतली क्या होती है, जिसमें
कोई बुद्धि नहीं होती, वो इशारों पर चलती है, वो कठपुतली जैसा कह दिया वैसा मुड़ जाती है। बुद्धिहीन प्राणी। सामाजिक और सांस्कृतिक पतन। सांस्कृतिक पतन कैसे होता? भारत की जो परंपराएं थी वो कमजोर हो रही थी। धार्मिक भावनाएं क्या था? गंगा में वो गंगा पर बांध बना दिए गए हैं। गंगा तो भारतीयों की पवित्र नदी है, उसके अंदर खंभे गाड़ दिए गए हैं। ये अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप करने से लोगों की क्या हो रही है? धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। चिकित्सा में क्या हो रहा है? आधुनिकता के नाम से तो चिकित्सा का विकास हो रहा है, और दूसरी ओर क्या है? प्लेग भी, इसमें विरोधाभास दिखाया गया। चिकित्सा का विकास भी हो रहा है और प्लेग जैसी बीमारियां भी फैल रही हैं, यानी कि उस टाइम प्लेग फैला था, उसकी बीमारियों का भी जिक्र है। इसमें क्या है? वह विरोधाभास दिखाया गया है। इसमें बहुआयामी व्यंग्य है, एक यानी कि एक आयाम नहीं है, बहुत सारी बुराइयां, वो जो भी समाज में व्यापक की सब पर कटाक्ष किया गया है। शासन व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक नीति कैसी थी, सामाजिक जीवन कैसा था, उनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में, प्रशासनिक तंत्र कैसा था, सभी पर समान रूप से प्रहार किया है। चंद्रमा क्या है? एक अद्वितीय प्रमुख पात्र है। क्या है? जिसकी उपस्थिति प्रत्यक्ष रूप से तो चंद्रमा उपस्थित नहीं हो सकता। उसने क्या है? उसकी जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। और चंद्रमा को क्या बना रखा है? वो अपनी बातें संबोधन कर रही है, तो वो तो वक्ता है, लेखिका वक्ता है, और चंद्रमा सुनने वाला वो श्रोता है। श्रोता या पाठक। श्रोता या पाठक क्या होते? सुनते हैं। चंद्रदेव एक प्रतीकात्मक पात्र है। कथानक की विशेषताएं। इस कहानी का कथानक पारंपरिक कहानियों की तरह घटनाओं पर आधारित नहीं है। ये किस पर है? विचार प्रधान है, समस्याओं पर आधारित है, वास्तविकता पर आधारित है। घटनाओं पर आधारित नहीं है कि ऐसा हुआ है। उस समय की जो समसामयिक जैसा वातावरण था, उस वातावरण को दिखाया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातों का कथन वास्तव में उस समय के भारत की कैसी दुर्दशा थी, भारत की दुर्दशा का दस्तावेज है। ये देखो, चंद्रदेव इसी में से निकाल लो, दुर्दशा का दस्तावेज है, भारत की दुर्दशा का दस्तावेज है। जैसे चंद्रदेव 1904 की तो ये रचना है, दुर्दशा का वर्णन है, और विज्ञान के बारे में, विज्ञान औद्योगिकरण, इन सब बातों का जिक्र इस कहानी के अंदर हुआ, और सामाजिक समस्याएं। प्रिय चंद्रदेव, सप्रेम नमस्कार। ये स्टार्टिंग है। बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखने का मन था, और इसमें एक आएगा कि कमलवत, तुम्हारे कमल जैसे चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की दासी हूँ। ये स्टार्टिंग है। आज मैं अपने मन की सारी बातें तुमसे कहने का साहस कर रही हूँ। चंद्रदेव, क्या तुम्हें वह समय याद है जब हमारा देश अपने आत्मसम्मान, अपनी संस्कृति और अपनी सरल जीवन व्यवस्था के लिए जाना जाता था? आज वही देश पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। अंग्रेजों का शासन दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा है। उनकी नीतियां ऐसे कि हमारे देश की जड़ें ही खोखली होती जा रही हैं। आज भारत की स्थिति देखकर हृदय करुणा से भर उठता है। हमारी उपजाऊ भूमि से अनाज और कच्चा माल विदेश भेजा जा रहा है, और बदले में वहीं से बने हुए सामान हम ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। हमें बेचा जा रहा है। हमारा अपना ही धन हमसे छीनकर हम पर भी बोझ बनाकर लादा जा रहा है। क्या यहाँ यहीं का माल है, और उस माल को तैयार करके यहाँ पे उसी माल को डबल प्राइस, ट्रिपल प्राइस में बेचा जा रहा है, जिस इससे क्या होगा कि भारत की आर्थिक स्थितियां कमजोर
कमजोर हो रहा था, तो भारत की आर्थिक स्थिति पर भी आर्थिक स्थिति को दर्शाया है। औद्योगिकरण के कारण लोग क्या हो रहे थे, बेरोजगार हो रहे थे। उसमें मजदूरों, कारीगरों, आम जनता की दशा को दिखाया है। सरकारी नौकरियों की स्थिति भी बड़ी विचित्र है। जो लोग नौकरी पा गए वो अपने कर्तव्यों को भूल गए, वो सुख सुविधाओं में लिप्त हो रहे हैं। इससे क्या हुआ, वो जनता की सेवा नहीं, कर्मचारी से जो सरकारी कर्मचारी बनाए हैं, सरकारी कर्मचारी कर्तव्यों को भूल गए हैं। सरकारी कर्तव्य क्या है, सरकारी कर्मचारी का जनता की सेवा करना। वो जनता की सेवा करने की बजाय अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। कौन, सरकारी कर्मचारी अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लग रहे, जनता की सेवा नहीं करना थे, वो अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। और जो लोग और जो योग्य हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उन्हें नौकरी का अवसर ही नहीं मिल रहा है। पक्षपात का बोलबाला है। अंग्रेजों की रंग भेद नीति तो और भी अधिक दुखद है। वे स्वयं को श्रेष्ठ, अपने गोरेपन के कारण अपने को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। उनका सफेद रंग है, सफेद रंग के कारण अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। और भारतीयों को क्या हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति होती है और भारतीयों को छोटे मोटे कार्यों पर सीमित रखा गया है। यह भेद हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। ये भेदभाव भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कैसे कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर अंग्रेजों को नियुक्त कर रहे हैं और छोटों पर, छोटे मोटे कार्य हैं उनके लिए भारतीयों को रख रहे हैं। इससे क्या, और इस भेदभाव के कारण हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। भेदभाव के कारण हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है। चंद्रदेव, प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिति भी कम दयनीय नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का बार बार स्थानांतरण किया जा रहा है। एक स्थान पर टिक कर वे न तो अपना कार्य को ठीक कर पाते हैं और न ही अपने परिवार को शिथिल जीवन दे पाते हैं। यह व्यवस्था न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि जनता के लिए भी हानिकारक है। कर्मचारियों के लिए भी हानिकारक है। जो स्थानांतरण की, बदली की पॉलिसी है वो कर्मचारियों के लिए भी और जनता के, किसी दोनों को, किसी को लाभ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जनता के कार्य नहीं हो पाते और कर्मचारी कर्मचारी के भी काम नहीं हो पाते। हमारे अपने देश के शासकों की स्थिति देखकर मन दुखी होता है। शासक कैसे हो गए, वे अंग्रेजों के हाथों की कठपुतली हो गए हैं। उन्हें उनको भी अपने कर्तव्य, कर्मचारियों को भी कर्तव्य याद नहीं है, शासकों को भी अपना कर्तव्य याद नहीं है। कठपुतली क्या होती है, जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती, वो अंग्रेजों के इशारे पर नाच रहे हैं। सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अंग्रेजी सभ्यता का अंधा नुकड़, जो हमारी सभ्यता है, हमारी सभ्यता और परंपराएं वो तो धूमिल पड़ रही हैं, और जो अंग्रेजों की सभ्यता का उसका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पहनावा, खान पान, भाषा, सब कुछ बदल रहा है। भाषा कैसी है वो भी बदल रही है, पहनावा बदल रहा है, खान पान बदल रहा है। क्या यही प्रगति है? धार्मिक भावना को भी आघात पहुंच रहा है। धार्मिक भावनाओं के में गंगा का उदाहरण दिया है। गंगा क्या है, गंगा हमारी पवित्र नदी है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर खंभे गाड़ दिए गए हैं जिससे हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ प्रगति अवश्य भी है, परंतु फिर भी क्या है, पर इसके साथ साथ बीमारियां भी फैल रही हैं। जब चिकित्सा होगी तो बीमारियां क्यों है? प्लेग जैसी भयंकर बीमारी ने अनेक लोगों की जान ले ली है। उस समय की जो बीमारी फैली हुई थी बंगाल में, प्लेग की बीमारी, उसका भी इसमें जिक्र है, बीमारियों का भी। लोग भय और असुरक्षा के वातावरण में, इन सब परिस्थितियों को देखकर मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या हमारा देश कभी इस दयनीय स्थिति से बाहर निकल पाएगा? क्या हम फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर सकेंगे? चंद्रदेव, इन सब बातों के बीच एक और बात है जो मुझे बहुत ही खटकती है, वह हमारे समाज की मानसिकता। हम स्वयं अपनी कमजोरियों के लिए जिम्मेदार हैं। जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई भी हमें उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा सकता। हमें अपनी शिक्षा, अपने संस्कार और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होना होगा। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना होगा और उसे बचाने का प्रयास करना होगा। तभी हम इस पराधीनता से मुक्त हो सकेंगे।
मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ नकारात्मक है। परिवर्तन जीवन का नियम है और कुछ परिवर्तन आवश्यक भी होते हैं। परंतु जब परिवर्तन हमारी पहचान को ही मिटाने लगे तो हमें उनके प्रति सजग होना चाहिए। चंद्रदेव चंद्रदेव पत्थर केवल मेरी भावनाओं का नहीं बल्कि उस युग की पीड़ा का प्रतीक है जिसमें हम जी रहे हैं। ये कहते हैं कि मेरी ये स्वयं की पीड़ा नहीं है, मेरी ये स्वयं की भावना नहीं है, ये उस समय की पीड़ा का प्रतीक है जिस समय हम जिस जी रहे हैं। यानी कि उस यथार्थ का मैं वर्णन कर रही हूँ जिस समय उस समय जैसी समाज की परिस्थितियां थी मैं उनका वर्णन कर रही हूँ। मेरी ये स्वयं की भावना नहीं है, ये सारे समाज में जो कुछ हो रहा था वो सब है। मैं चाहती हूँ कि तुम इन बातों पर विचार करो, अपने स्तर पर कुछ करने का प्रयास करो। अंत में मैं यही कहूंगी कि आशा ही जीवन का आधार है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन हमारा देश इस अंधकार से बाहर निकलेगा और पुनः अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर होगा। तुम्हारा शुभचिंतक। अब अंत में मैं यही कहूंगा, आशा ही जीवन का आधार है। हमें विश्वास। अब दोबारा से क्रांति आई, क्रांति हुई और दोबारा से अपना राज हासिल किया तो उसकी आशाएं पूरी हुई। धन्यवाद। अब जैसे थोड़ा मूल मूल सा बेसिक याद रखो। चंद्रदेव से मेरी बात 1904 की है और दुलाई वाली 7 की है। और इसकी रचनाओं का क्रम, पहली चंद्रदेव से मेरी बात 4 की है और इसके बाद है कुंभ में छोटी बहू 6 में है। और ये जो धुलाई वाली है ये तीसरे नंबर की कहानी है, 7 में है। और जो परीक्षा है 1915 की है और जो कुसुम संग्रह है वो 1911 का है। ऐसे क्रम में लगाना। तो फिर धुलाई वाली 7 दोनों सरस्वती पत्रिका में हुई, एक 4 में चंद्रदेव से मेरी बात, एक 7 में। वो उसमें 7 में धुलाई वाली और दोनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। और ज्यादातर ये स्थानों के नाम यूपी के और उत्तर प्रदेश के और बंगाल का कलकत्ता का जिक्र है। और वाराणसी मिर्जापुर ये उससे संबंधित है, बंग से बंगाल, बंगाल कलकत्ता और वैसे वाराणसी। और वाराणसी में आकर बसे थे, वही स्थान का जिक्र है। एक में पर्दा प्रथा है और एक में भारत की दुर्दशा का वर्णन है। चंद्रदेव से मेरी बातें में जो राजनीति है उस समय कैसी राजनीति थी, कर्जन का शासन था और कर्जन का शासन में कैसी प्रशासन नीतियां थी उसका, और स्वदेश आंदोलन चला हुआ था 1906 में चला था, उसका भी वर्णन किया गया है कि विदेशी माल के कारण भारत की दुर्दशा हो रही थी, वहां पे विदेशी माल को फूका जा रहा था जिससे भारत की दशा। वो स्वदेशी आंदोलन का जिक्र है इसमें। 1907 वाली घटना, 1907 धुलाई वाली में विदेशी माल का, उसने बंशीधर ने विदेशी कपड़े डाल रखे थे तो उसने इसके उससे पता चलता है कि उस पे उसी के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन का भी जिक्र है और उसमें पर्दा प्रथा का। धन्यवाद।